Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of November 2022. 18 नवंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए मददगार होंगे। पहला सवाल है, हिजबुल्ला इज ए मिलिटेंट ग्रुप ऑफन सीन इन न्यूज़ विच मेनली ऑपरेट्स इन। हिजबुल्ला नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप इनमें से कौन सी कंट्रीज में मेनली ऑपरेट करता है? ऑप्शंस आर ए सीरिया, बी यमन, सी लेबनान या डी सोमालिया। आपको बताना है कि हिजबुल्ला इनमें से कहाँ पे ऑपरेट करता है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप कर सके तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी लेबनान। हिजबुल्ला जो ग्रुप है वो लेबनान में काम करता है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इन ऑप्शंस को देख करके, ठीक है ना। जैसे हाउदी, अगर मैं पूछता हाउदी, तो ये आपके यमन में है। हाउदीज आर इन यमन, है ना। हाउदी रेबल्स इनको बोलते कहते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पे 4 कंट्रीज दी हैं। पहली है अर्जेंटीना, सेकंड है सिंगापुर, थर्ड है कनाडा, चौथी है स्विट्जरलैंड। आपको बताना है कि इनमें से G20 का मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अर्जेंटीना, सिंगापुर, कनाडा एंड स्विट्जरलैंड में से, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ G20? ऑप्शंस फिर आपके सामने है 1 2 2 4 3 4 1 3। आसान सवाल है अगेन, क्योंकि बहुत सारा हमने अभी पढ़ा है रिसेंट के टाइम्स में, तो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा है। द करेक्ट आंसर इज अर्जेंटीना। यस, अर्जेंटीना है। सिंगापुर नहीं है। कनाडा यस है। एंड स्विट्जरलैंड अगेन नहीं है। तो अर्जेंटीना, कनाडा, 1 and 3 विल बी द आंसर फॉर दिस। डी विल बी द आंसर। यस, 1 and 3। थर्ड क्वेश्चन है, कार्बन बॉर्डर टैक्स रिसेंटली वॉज इन न्यूज़। कार्बन बॉर्डर टैक्स, ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको बताना है क्या है कार्बन बॉर्डर टैक्स। ऑप्शन इज imposition of green tax on the companies emitting greenhouse gases at the border of the countries. B, compensation payment mechanism from high greenhouse gas emitting to lower greenhouse gas emitting. Third, extra tax imposed on import of non-environmentally friendly products. Yes, D, a tax imposed on products that are extremely carbon intensive. तो दिट्स अ गुड क्वेश्चन। अगेन कल ही मैंने आपको बताया था, ईयू ने इसको प्रपोज किया था, है ना। यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया था कार्बन बॉर्डर टैक्स। तो इनमें से क्या करेक्ट आंसर है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी अगेन डी। ये एक ऐसा टैक्स है जो स्टील और सीमेंट ऐसे प्रोडक्ट्स पे लगाया जाएगा जो कि हाईली कार्बन इंटेंसिव है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में जो हाईली कार्बन इंटेंसिव है उसमें, तो यूरोपियन यूनियन ने इसको प्रपोज किया था, लेकिन इंडिया और जो बाकी की कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको नहीं लगाना है। तो दिस इज द थिंग विच इज गोइंग ऑन। अब फ्रंट पेज की एक सबसे बड़ी न्यूज़ पे आते हैं, जिसमें है सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू लिस्ट द प्ली फॉर कोलेजियम सिस्टम रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर लिया है कि वो जो कोलेजियम सिस्टम है उसको रिव्यू करेंगे, ठीक है ना। तो अब एक पिटिशनर आया था जिसने ये कहा था कि भैया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो आई थी 99th अमेंडमेंट के साथ, आपको याद होगा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको नल एंड वॉइड कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में, उसका रिव्यू के लिए दोबारा से आया है। और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एग्री किया है कि इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस पिटिशन विल बी कंसीडर्ड विच इज़ अगेंस्ट द कोलिजियम सिस्टम। अब देखो, इंडिया के अलावा ऐसी कोई दूसरी कंट्री नहीं है वर्ल्ड में जहाँ पे जजेस खुद जजेस का अपॉइंटमेंट कर रहे हो। दिस इज़ द ओनली प्रोसेस विच इज़ फॉलोड इन इंडिया। आप लोग को मैंने कोलिजियम को ऑलरेडी कई बार वैसे बताया, फिर से मैं बता दूं कि 1981 में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था जिसको बोलते हैं द फर्स्ट जजेस केस, ठीक है ना। फर्स्ट जजेस केस, उसमें क्या बोला गया था? उसमें बोला गया था कि एग्जीक्यूटिव जो है वो सुप्रीम है इन अपॉइंटमेंट। एग्जीक्यूटिव का एक्चुअली रोल है इन अपॉइंटमेंट, तो एग्जीक्यूटिव को सुप्रीम बताया गया था फर्स्ट जजेस केस में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि एक जो वर्ड यूज़ किया गया था इन कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब उन्होंने कहा था कि इट इज़ मेयरली कंसल्टेशन एंड नॉट कॉन्करेंस। कॉन्करेंस नहीं, मतलब कॉन्करेंस का मतलब क्या होता है कि जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस नाम के लिए एग्री करेगा वही होगा, उसके अलावा नहीं होगा। बट कंसल्टेशन में क्या होगा कि आपने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, आपने माना तो माना, नहीं माना तो नहीं माना, लेकिन एग्जीक्यूटिव सुप्रीम रहेगा। फिर 1993 में आया सेकंड जजेस केस। 1993 में क्या आया? सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस में उन्होंने बोला कि कंसल्टेशन का मतलब रहेगा कॉन्करेंस। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कंसल्टेशन विल मीन कॉन्करेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तो जो 1993 एक्चुअली कोलिजियम की शुरुआत उसी ने कर दी थी, लेकिन उस समय कोलिजियम थोड़ा छोटा था, 1+2 था, मतलब कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एंड दूसरा 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है ना।
उसके बाद आता है द थर्ड जजेस केस ऑफ 1998 में आया थर्ड जजेस केस, जिसमें उन्होंने कोलिजियम को एक्सपैंड किया और कहा एक चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर दैट इज बीइंग फॉलोड एज ऑफ नाउ, ठीक है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम एग्जिस्टेंस में आ गया एंड दैट वाज अ 9 जज बेंच जजमेंट। फिर 2014 में पार्लियामेंट ने अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को और इनैक्ट कर दिया जुडिशियल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट विच विल बी सब्सटीट्यूटिंग द कोलिजियम, है ना। तो फिर उसके बाद 2015 अक्टूबर में 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, एंड दैट डिक्लेयर्ड द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और द NJAC एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट रिवाइव्ड द कोलिजियम अगेन, ठीक है ना। हालांकि उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर और ये सब बनाया गया। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है आज के दौरान वो कह रहे हैं कि ये इनफ है चेक्स एंड बैलेंस के लिए। अब एक्चुअली इसमें कोई पावर नहीं है गवर्नमेंट के पास। यहाँ पे भी होता ही है कि कोलिजियम जो है वो नाम भेजता है लॉ मिनिस्ट्री, और ये आपको मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट को नाम भेज दिया जाता है और फिर वहाँ से लॉ मिनिस्ट्री से अप्रूवल आता है। लेकिन वो अप्रूवल लेना ही देना पड़ेगा, है ना। अप्रूवल तो देना ही देना पड़ेगा ना। आप ऐसे थोड़ी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कुछ बोल रहा है उसको आप अप्रूवल नहीं दोगे। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉलो हो रहा है वो अभी भी इनफ है चेक्स एंड बैलेंस के लिए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसका ये कहना है कि भैया कोई दूसरी कंट्री है ही नहीं जहाँ पर इस तरह की प्रोसेस हो रही हो। और दूसरी चीज़ ये कि ये नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को बढ़ाती है। दिस कोलिजियम सिस्टम is promoting the nepotism and favoritism, तो उस चीज़ को यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है। अगली जो न्यूज़ है वो है इंडिया कैन बी अ साइजेबल प्लेयर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे बात चल रही है इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अच्छा बड़ा प्लेयर बनाने की, तो उसके लिए बात चल रही है। तो लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर टू $300 बिलियन बाय 2025-26, 2025-26 तक इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसका जो टारगेट सेट किया है, द गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर टू $300 बिलियन बाय 2025-26, which will be a 26 times increase in the period of 10 years. ये लगभग 26 गुना इंक्रीज होगा in the period of 10 years. So that is a thing which is important. The current electronics industry in India is valued at $75 billion. अभी जो current electronics industry है वो $75 billion के आसपास है, विच इज़ कम्पेयर टू $10 बिलियन इन 2014। तो करेंट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री 2014 के आसपास $10 बिलियन की थी, अभी $75 बिलियन की। तो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी इसको और इंक्रीज़ करना है। और अगर हम इसको इंक्रीज़ कर गए लगभग द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ाना है वो $300 बिलियन के आसपास बढ़ाना है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड विच विल बी नियरली 26 टाइम्स इंक्रीज इन 10 ईयर्स, क्योंकि 2014 तक में ये आई थिंक $10 बिलियन के आसपास थी। अभी अगर 26 ये $300 बिलियन के आसपास अगर हो जाती है तो लगभग 26-27 गुना इंक्रीज़ होगा इसमें। तो काफ़ी बड़ी एक जंप देखने को मिलेगी। अब इलेक्ट्रॉनिक जो है आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट जो है वो ऑब्वियसली जब बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर्स और ये सारे सेगमेंट भी बढ़ेगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट ऐसा कोई आइसोलेशन में तो बढ़ेगा नहीं, है ना। तो इसके कारण आपका सेमीकंडक्टर्स और ये सब भी काफ़ी बढ़ेगा, चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और ये एक्सेलरेट करेगा आपका ऑटोमोबाइल्स, मोबिलिटी, कंप्यूटिंग, इन अलग अलग सेक्टर्स को, है ना। ऑब्वियसली दैट विल रन द ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी, कंप्यूटिंग, ये अलग अलग सेक्टर्स भी इसके कारण ग्रो करेंगे। इसके अलावा इंडिया का एम ये भी है कि जो सेमीकंडक्टर्स को लेकर के अगर वो चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, पैकेजिंग कैपेसिटी, डिज़ाइन, वेरिफिकेशन कैपेबिलिटीज़, रिसर्च एंड स्किल्स, ये सारी चीज़ें बढ़ें। जैसे ताइवान अगर हम देखें तो ताइवान केवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए फोकस करता है। ताइवान जो है वो सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में केवल मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करता है, पैकेजिंग और इन सब डिज़ाइन पे फोकस नहीं करता। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इट वांट्स टू क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़, पैकेजिंग, डिज़ाइन, वेरिफिकेशन कैपेसिटीज़, रिसर्च एंड स्किल्स एज वेल, ठीक है ना। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द एम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दैट इज़ द थिंग एंड केवल मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, बल्कि हमको डिज़ाइन इनोवेशन और अपने जो पैकेजिंग इनोवेशंस हैं ये सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना है, तभी हम अपने सेमीकंडक्टर्स के जो एम्बिशंस हैं उनको पूरा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट।
इसी में लास्ट चीज़ एक और है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी चल रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इट्स अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस डिवीजन जो कि डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है क्या? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और ये प्रमोट करता है, एम करता है टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए है। एंड इट इज़ इन करंटली इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग बिजनेस प्रपोजल्स रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टर्स। तो जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, जो एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस डिवीजन है विद इन द डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, वो भी क्या कर रहा है, वो उसको जो अलग अलग प्रपोजल्स मिले हैं उनको एनालाइज कर रहा है, रिव्यू कर रहा है। और इन्वेस्टर्स ने प्रपोजल दिया है टू सेटअप फैब्रिकेशन चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन द कंट्री, उसको एनालाइज किया जा रहा है। जो बेस्ट प्रपोजल होगा उसको ऑब्वियसली दिया जाएगा। अगली जो न्यूज़ है वो यहाँ पे दिख रही है, प्रिसीजन मेडिसिन सक्सेसफुल इन ट्रीटिंग रेयर जेनेटिक डिसीजेस। तो प्रिसीजन मेडिसिन का यूज़ करके रेयर जेनेटिक डिसीजेस को ठीक किया जा सकता है। अब ये कहाँ पे हो रहा है? जीनोम फाउंडेशन हैदराबाद जो है उसने इसको ट्रस्ट किया है। ये अपने को इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है प्रिसीजन मेडिसिन। क्या होता है प्रिसीजन मेडिसिन? तो लेट मी टेल यू दैट। तो क्या होता है कि अभी क्या है, वन शू फिट ऑल वाली स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है मेडिसिन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बुखार है तो और मुझे बुखार है, और आपको अगर सर्दी जुकाम है, मुझे भी सर्दी जुकाम है, तो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए एक दवाई आती है। जैसे मान लो चेस्ट एंड कोल्ड हो गई, तो आपको भी चेस्ट एंड कोल्ड दिया जाएगा, मेरे को भी चेस्ट एंड कोल्ड दिया जाएगा। बट हो सकता है कि हमारे और आपके अंदर का जो जेनेटिक कंपोजिशन हो वो डिफरेंट हो। आपको हो सकता है चेस्ट एंड कोल्ड सूट कर जाए, मुझे हो सकता है ना सूट करे। तो वन साइज फिट्स ऑल वाली जो अप्रोच है उसको छोड़ करके जब हम इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे उसके जेनेटिक कंपोजिशन, उसके अलग अलग लाइफस्टाइल, उसके इन्वायरमेंट, इन सब का ध्यान रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जब उसको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर लुकिंग एट दीज फैक्टर्स एज वेल, तो जो मेडिकेशन दी जाती है उसको प्रिसीजन मेडिसिन बोलते हैं। अब देखो ये एग्जैक्टली ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगी। मतलब हो सकता है आपके बुखार और सेम सिम्टम्स में मेरे आपको अलग दवाई दी जाए, मुझे अलग दवाई दी जाए, क्योंकि मैं अलग इन्वायरमेंट में हूँ, अलग लाइफस्टाइल है मेरी, और अलग तरीके का जेनेटिक कंपोजिशन होगा मेरा। ठीक है ना? तो इस तरीके से जब हम इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके दवाई देते हैं, रादर देन बाय थिंकिंग कि एक एवरेज इंडिविजुअल जिसको जो इस एज का है और जो इस मतलब एवरेज जनरल जनरल सिंबल्स को ध्यान में रख करके दवाई ना दी जाए, एवरेज सिंबल्स को ध्यान में रख के दवाई ना दी जाए, रादर देन आपके जो प्रिसाइज फैक्टर्स हैं आपके लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, आपका जो भी लाइफस्टाइल हो गया, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख जब दवाई दी जाती है तो उसको प्रिसीजन मेडिसिन बोलते हैं। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट। आते हैं एडिटोरियल पार्ट में। पहला जो एडिटोरियल आज हम डिस्कस करेंगे वह है ओपेक पॉलिटिकल फाइनेंसिंग कुड कॉस्ट डेमोक्रेसी डियर। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया, ये लिखा गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर। ठीक है ना? इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस तरीके से ओपेकनेस को बढ़ा रहे हैं, रादर दैन क्रिएटिंग ट्रांसपेरेंसी इन द फंडिंग सिस्टम। जैसा कि हमेशा कहा गया था, है ना, अलग अलग कमिटीज़ जो बनी उन्होंने भी पॉलिटिकल फंडिंग में हमेशा कहा है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ओपेकनेस को और ज़्यादा बढ़ा रहा है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम। दिस इज़ व्हाट द ऑथर इज सेइंग। ठीक है ना? अब यहाँ पे ऑथर सबसे पहले कहते हैं कि किसी भी कंट्री में जो पॉलिटिकल फाइनेंस है, द पॉलिटिकल फाइनेंस ऑफ एनी कंट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। पॉलिटिकल फाइनेंसिंग ही डिटरमाइन करती है कि वहाँ का पॉलिटिकल कंपटीशन कैसा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जब थी 1966 के बाद, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद उस समय स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ काफ़ी ज़्यादा कॉरपोरेट्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने एक काम किया था कि उन्होंने कॉरपोरेट फंडिंग को ही बंद कर दिया था। कॉरपोरेट फंडिंग को उन्होंने बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था कॉरपोरेट फंडिंग को? ताकि कॉरपोरेट्स जो हैं वो जा ना सकें, फंड ना कर सकें, और स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ का जो है वो स्टॉप हो जाए। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से पॉलिटिकल फाइनेंस जो है वो डिटर्मिनेंट होता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन का। ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल था। ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर हम देखें, पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो अलग अलग लेवल पे होता है। 3 लेवल से आप पढ़ सकते हैं। पहला है इंस्टीट्यूशनल लेवल। इंस्टीट्यूशनल लेवल मतलब कि जो कंपटीशन है रूलिंग और अपोजिशन पार्टी पे वो कितना है। ठीक है ना? दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, मतलब कि विद इन द पार्टी कितना कंपटीशन, रेगुलेशन ऑफ कंपटीशन विद इन द पार्टी कैसे हो रहा है। एंड तीसरा है आइडियोलॉजिकल लेवल, यानी कि आइडियोलॉजी में अलग अलग पार्टीज की क्या आइडियाज़ हैं, क्या रोल्स हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है ना?
और ये तीनों ही पॉलिटिकल कंपटीशन के जो पिलर्स हैं या एक्सेस हैं, जो पिलर्स हैं, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फिनेंस के नेचर से डिटर्मिनेंट है। चाहे वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आप देख लो, है ना, कॉर्पोरेट फंडिंग ज़्यादा जिसको मिलेगी वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, जिसको कॉर्पोरेट फंडिंग कम मिलेगी वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। विद इन द पार्टी विल बी सेम क्राइटेरिया कि जितने पार्टीज कॉर्पोरेट्स को अट्रैक्ट करेंगी वो अलग तरीके से उनके मेंबर्स खड़े होंगे, जिनके पार्टीज़ में मतलब कॉर्पोरेट्स या कोई और आएंगे, मनी पावर वाले आएंगे, मसल पावर वाले आएंगे। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी अलग होगा। और सेम आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी, जैसे मान लो कॉर्पोरेट्स आपको ज़्यादा फंड कर रहे हैं तो आपकी आइडियाज़ हमेशा कॉर्पोरेट फेवर में रहेंगे, और अगर आपको किसानों का सपोर्ट या लोकल सपोर्ट मिल रहा है तो आप किसानों के हित की बात करेंगे, इनकी हित की बात करेंगे। तो कुल मिला करके जो फंडिंग है वो डिटरमाइन करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका इंस्टीट्यूशन एंड आपका आइडिया ये किस तरीके से बिहेव करेगा। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड यहीं पे ऑथर ने कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उन्होंने पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर को ही मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल करके रख दिया है, क्योंकि वो बिल्कुल कुछ ट्रैक ही नहीं कर पा रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाउ, है ना। एक तरीके से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड ला करके दिखाया, एक इल्यूजन क्रिएट किया ट्रांसपेरेंसी का, बट ये जो सिस्टम ऑलरेडी वर्स था उसको आपने और बैड कर दिया, है ना। यू मेड द सिस्टम, मतलब यू मेड अ बैड सिस्टम वर्स, है ना। जो खराब सिस्टम था उसको वर्स आपने कर दिया, ठीक है। दिस इज द थिंग दैट हैज हैपेंड एक्चुअली। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला कि इसके अलग अलग पॉइंट उन्होंने और बताए किस तरीके से जो डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी है पॉलिटिकल फंडिंग की वो एक तो चली गई। जब वो चली गई तो इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड कुछ रह ही नहीं गए, है ना। जब ट्रांसपेरेंसी चली गई तो इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स फिर नहीं रह जाते, ठीक है ना। सेकंड, उन्होंने बोला कि जो पॉलिटिकल फंडिंग है वो ये डिटरमाइन करती है कि आपकी जो पार्टी है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे काम करती है कि पर्सनलिस्टिक मैनर में काम करती है। अब जैसे मान लो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वहाँ पे पर्सनैलिटी बेस्ड काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि अगर आप वहाँ पे जो लीडरशिप देखें वो काफ़ी ज़्यादा करिज्मेटिक लीडरशिप है, और उन्हीं को देख करके सारे लोग जो हैं वो जो ड्रिवन है, दे आर नॉट ड्रिवन बाय द आइडियाज, दे आर नॉट ड्रिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट ड्रिवन बाय द इंस्टीट्यूशन, रादर देन दे आर ड्रिवन बाय द पर्सनैलिटीज विच आर देयर, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग कि ये जो चीज़ है ये पर्सनैलिस्टिक बेस्ड पार्टीज हैं अभी जो प्रेजेंटली चल रही है, और इस कारण से पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो भी आपकी दैट इज पर्सनैलिटी बेस्ड, दैट इज नॉट ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ भी कहा है कि पॉलिटिकल फाइनेंसिंग जो है, पॉलिटिकल फाइनेंसिंग रजीम, इट शेप्स द आइडियाज़ एज वेल। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है कि जैसे किस तरीके से, किस सोर्स से आपका पैसा आ रहा है, आप डेफिनेटली उस सोर्स को फेवर करना शुरू कर दोगे। तो जितना ज़्यादा कॉर्पोरेट फंडिंग आएगा उतना ज़्यादा आप कॉर्पोरेट्स के हित में पॉलिसीज़ बनाने की कोशिश करोगे, एंड ऑब्वियसली आप उनको नाराज़ नहीं करना चाहोगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऑथर ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई कि दो चीज़ें देखने को मिली हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के डिज़ाइन में, कि 75% जो इलेक्टोरल बॉन्ड है 2019-20 में वो रूलिंग पार्टी को आया है। मतलब आप देखो तो 75, मतलब अगर एक पाई के 4 टुकड़े हैं तो उसमें से 1, 2, 3 टुकड़े एक पार्टी खा रही है, बाकी इस एक पाई के टुकड़े में बाकी सब लोग खा रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज हैपनिंग एट द कोर लेवल की जो रूलिंग पार्टी है उसको ये सिस्टम फेवर करता है। तो जितना भी आप सब फिर बात करते हैं ना कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है, इसको फ्री एंड फेयर करना है, इक्विटेबल रखना है, ये सारी चीज़ें फिर नहीं हो पाती, क्योंकि ऑब्वियस ज़्यादा सब रूलिंग पार्टी के गुड बुक्स में आना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि रूलिंग पार्टी के गुड बुक्स में ना आए, है ना। तो इस कारण से आप देखेंगे कि सिस्टम को जो मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो भी रूलिंग पार्टी ही ले रही है। 75% के आसपास का जो कलेक्शन हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू वो केवल रूलिंग पार्टी बीजेपी के पास गया था, केवल 9% गया था कांग्रेस के पास। तो अब देखिए जो मेजर अपोजिशन पार्टी वो 9% पे बैठी है, और जो रूलिंग पार्टी वो 75% में, कोई कंपटीशन ही नहीं दूसरे दोनों का, ना। और फिनेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपटीशन, फिनेंस बहुत बड़ा पार्ट है कंपटीशन का, ठीक है। तो दैट इज नॉट हैपनिंग। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, इलेक्टोरल बॉन्ड सेंट्रलाइज पॉलिटिकल फंडिंग टुवर्ड्स द नेशनल यूनिट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सेंट्रलाइज्ड यूनिट्स के, जो नेशनल यूनिट्स हैं, सेंट्रलाइज्ड यूनिट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वहाँ पर ज़्यादातर कंसंट्रेशन हो रहा है। लोकल यूनिट्स और स्टेट जो है वो उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो 5,851 करोड़ में से अगर आप देखेंगे तो
80% जो बॉन्ड्स है वो रिडीम हुए हैं दिल्ली अकेले। तो 5,851 करोड़ में से 80% बॉन्ड तो दिल्ली अकेले में रिडीम हुए हैं। तो सब ज़्यादातर लोग नेशनल यूनिट की तरफ भाग रहे हैं, ज़्यादातर लोग सेंट्रलाइज यूनिट की तरफ भाग रहे हैं। उनको लगता है कि भाई सेंट्रलाइजेशन है पार्टीज़ का, तो जहाँ पे लीडरशिप, मेजर लीडरशिप बैठ रही है वहाँ पे हम जाए ना। तो इस कारण से ऑब्वियस सी बात है जो स्टेट यूनिट्स हैं उनको ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में और ज़्यादा ओपेकनेस लाई गई। जब गवर्नमेंट ने पहले क्या था कि एक कॉर्पोरेट्स के ऊपर एक लिमिटेशन था कॉर्पोरेट डोनेशन के ऊपर कि 7.5% ऑफ नेट प्रॉफिट तक ही वो डोनेशन कर सकते हैं, तो ये लिमिट हटा दी गई। 7.5% की जो लिमिट है वो भी हटा दी गई। तो इस तरीके के चेंजेस किए गए, उन्होंने और ज़्यादा कॉन्ग्लोमरेट्स और ये सब स्क्वीज़ करने लगे अपॉर्चुनिटीज़ को, है ना। तो जो मतलब दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट कि जो कॉन्ग्लोमरेट्स, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उन्होंने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया और काफ़ी गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट दिया, है ना। सो दैट दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, है ना, इसको याद रखेगा। और ये सेंट्रलाइज करती है पावर को, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई है। दीज आर सेंट्रलाइजेज द पावर एंड ऑल। अगली जो न्यूज़ है यहाँ पे, गवर्नमेंट टू होल्ड ऑफ साइट ऑन अंडमान एज इट प्रिपेयर्स फॉर G20 प्रेसिडेंसी। अब आपको पता है 1 साल के लिए G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास आने वाली है, वो इंडिया के पास आने वाली है। तो ये इंडिया जो है वो भी तैयार करना चाहता है अपने डिप्लोमेट्स को। तो जैसे लिखा है, इट प्लान्स टू फ्लाई डिप्लोमेट्स फ्रॉम ऑल मिशंस ऑफ G20 कंट्रीज। G20 कंट्रीज़ के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं हमारे इंडिया के, इन्वाइटीज़ एंड UN एजेंसीज टू अ रिसॉर्ट ऑन हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड में बुलाया जाएगा उनको, और दे विल बी होल्डिंग एन ऑफ साइट फॉर दैट, है ना, ब्रीफिंग बाय MEA एंड G20 सेक्रेटेरिएट, and there will be an interactive meeting to take in ideas to build the policy agenda। तो ये सब कर किया जाएगा बेसिकली। दैट इज़ द थिंग which will be done as of now, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें कि एक बार मैप दिखाता हूँ। लेट मी शो यू द मैप। तो इफ़ यू सी द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ऊपर सबसे पहले आपको जो पार्ट मिलता है वो आपको मिलता है काय का, नॉर्थ अंडमान का। यू द पार्ट विच यू सी एट द टॉप मोस्ट इज नॉर्थ अंडमान। देन आपको मिलता है मिडिल अंडमान, देन आपको मिलता है साउथ अंडमान, ठीक है ना। साउथ अंडमान के बाद आपको मिलता है लिटिल अंडमान। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आता है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज किसके बीच में आता है, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में आता है डंकन पैसेज आता है। फिर लिटिल अंडमान के और कार निकोबार के बीच में आता है 10 डिग्री चैनल। ये लिख लो आप लोग, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आता है आपका 10 डिग्री चैनल आता है, ठीक है ना। दिस इज द थिंग। और कार निकोबार के बाद आपका नीचे आता है आपका, सॉरी, कार निकोबार के बाद आपका आता है योर दिस लिटिल निकोबार, एंड उसके बाद आता है ग्रेट निकोबार, ठीक है ना। तो लिटिल निकोबार एंड उसके बाद आता है आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिए कि डंकन पैसेज जो है वो आपका आता है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। अब ये जो हैवलॉक हमने नाम पढ़ा ना, अभी हैवलॉक पढ़ा, हैवलॉक का नाम स्वराज द्वीप हो गया है, नील्स आइलैंड का नाम शहीद द्वीप हो गया है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया रॉस आइलैंड का नाम, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स, आप इनको याद रखिएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आगे आपको दिख रही होगी, मॉस्को फॉर्मेट कॉल्स फॉर माइनॉरिटी राइट्स पॉलिटिकल रिकन्सिलेशन इन अफगानिस्तान। सबसे पहली बात तो आप दिमाग में ये बिठा लो कि जो मॉस्को फॉर्मेट है वो अफगानिस्तान के बेनिफिट के लिए ही होता है। मॉस्को जो फॉर्मेट है आपका वो अफगानिस्तान के ही बेनिफिट के लिए होता है। और दिस इज़ द फॉर्मेट विच वॉज फॉर्म्ड इन 2017 करके 2017 में रशिया ने इसको बनवाया था। और जब इसको बनवाया गया था रशिया के द्वारा, तो इसमें तालिबान के टेक ओवर के पहले ऑब्वियसली बात है बनवाया गया था। तब इसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इंडिया, ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उस समय 10 मेंबर्स इसके निकाले गए थे, है ना। तो याद रखिएगा, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इंडिया इसमें रखे गए हैं, ठीक है। और ये जो होती है बातचीत, ये पूरी होती है अफगानिस्तान के बेनिफिट के लिए, है ना। एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ हैपनिंग, एंड इट इज़ फॉर द कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान। वहाँ पे ऑब्वियसली आते हैं पॉलिटिकल राइट्स और रिकन्सिलेशन की बात चल रही है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग।
फिर यहाँ पे एक न्यूज़ आपको दिख रही है, राइनो हॉर्न्स ट्रैफिक्ड विद इम्प्यूनिटी। अब यहाँ पे राइनो हॉर्न्स बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहे हैं। ये साइट्स की एक रिपोर्ट है जो कि निकाली गई है। साइट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो साइट्स आपको पता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना कहलाता है, ठीक है ना। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि मतलब जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइज मतलब इस तरीके के ट्रेड को, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के ट्रेड को, चाहे वो फ्लोरा है फौना है, उसको रोकने का काम करता है, ठीक है ना। और 1963 में रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, लेकिन फाइनली फोर्स में इंटर किया था 1975 को। आयुसी आपका जो साइट्स है वो फोर्स में कब इंटर किया गया था, 1975 में। करंटली 184 के करीब कंट्रीज़ हैं इसमें, ऑब्वियसली बात है इंडिया इसका पार्ट है। ये इंश्योर करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड ना हो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स में, है ना, और उनके सर्वाइवल को थ्रेटन ना करे, ठीक है ना। साइट्स का जो सेक्रेटेरिएट है उसको एडमिनिस्टर करता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP, और ये लोकेटेड है जिनीवा स्विट्जरलैंड में। द साइट्स सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन जिनीवा स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है COP जो है टू साइट्स इज़ द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ना। साइट्स के अलग अलग होते रहते हैं, COP भी होते रहते हैं। इसके अपेंडिक्स भी 3 है। पहला अपेंडिक्स है जो कि मोस्ट इंडेंजर्ड अमंग साइट्स लिस्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंटेल करता है, जैसे गोरिल्ला, सी टर्टल हो गया, है ना, ये सब हो गया, जाइंट पैंडाज हो गए, ये सब हो गए। तो 1082 के करीब स्पीशीज़ हैं जो कि अपेंडिक्स 1 में रखा है इन्होंने। और अपेंडिक्स 1 की जो स्पीशीज़ हैं उनको सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। फिर अपेंडिक्स 2 में स्पीशीज़ हैं दैट आर नॉट नेसेसरली थ्रेटन्ड नाउ, लेकिन अगर इसके ट्रेड को क्लोजली मॉनिटर नहीं किया गया तो डेफिनेटली, क्लोजली कंट्रोल नहीं किया गया तो डेफिनेटली फ्यूचर में ये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द साइट्स स्पीशीज़ आर एक्चुअली अपेंडिक्स 2 स्पीशीज़ ओनली, ठीक है ना। तो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पे तीसरा जो अपेंडिक्स है, इट लिस्ट स्पीशीज़ इंक्लूडेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टी दैट ऑलरेडी रेगुलेट्स ट्रेड इन द स्पीशीज़ एंड दैट नीड्स द कोऑपरेशन ऑफ अदर कंट्रीज। मतलब कि ये पार्टीज़ के रिक्वेस्ट में, जो अपेंडिक्स 3 है उसमें पार्टीज़ के रिक्वेस्ट पे फिर प्लांट्स एनिमल्स के स्पीशीज़ को डाला जाता है। हो सकता है वो किसी एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में हो, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब इंडिया ने COP 27 में एक और टेक्स्ट अपोज किया है जो कि एग्रीकल्चर के लिए था। अब देखो क्या था, डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या चाहती हैं, अपनी लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं करना चाहती, तो वो किसी तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ एफर्ट्स लगाते हैं एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, उनको देने के लिए, उसको वो ब्लॉक करना चाहते हैं। इंडिया ने इसका अपोज किया है। इंडिया ने कहा डेवलप्ड कंट्रीज आर ब्लॉकिंग अ प्रो पुअर एंड प्रो फार्मर डिसीजंस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज बाय इंसिस्टिंग ऑन एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ फॉर मिटिगेशन टू एग्रीकल्चर। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज कह रही थी कि जो मिटिगेशन है उसको हम एग्रीकल्चर तक खींचना चाहते हैं। इंडिया ने कहा नहीं, आप एग्रीकल्चर में ये सब क्लाइमेट चेंज और ये सब नहीं बोलोगे, एग्रीकल्चर की तरफ क्लाइमेट चेंज का काम नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि आप एक तरीके से चाहते हो कि जो प्रो पुअर और प्रो फार्मर फैसिलिटीज़ हैं या जो सपोर्ट है उसको आप छीनना चाहते हो एक तरीके से। तो दैट इज़ व्हाट द इंडिया हैज सेड, एंड इंडिया ने कहा नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते और डेवलपिंग कंट्रीज़ के आप बेसिकली कहना कुल मिला करके हटा रहे हो। अब यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने NIIF यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कहा है कि भैया आप अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करो एंड अलग अलग तरीके ढूंढो टू गेट द फाइनेंसेस फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एंड PM गति शक्ति प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा किससे, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कब बना था, याद रखिएगा 2015 में इसको बनाया गया था। ऑब्वियस से बात है, नाम इसका क्लियर है, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये, है ना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में ये करता है। तो वही फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि आप लेवरेज करो, किसी तरीके से अट्रैक्ट करो फंड्स को और इन्वेस्ट करवाओ ऑन द PM गति शक्ति एंड ये सारी चीज़ें। तो दैट दीज आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।